नमस्ते सभी को। तो कल हमने प्रत्यय की क्लास स्टार्ट की थी और उसमें हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से किसी शब्द से हम प्रत्यय को कैसे अलग करते हैं, कौन से शब्द में प्रत्यय यानी किस शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। और प्रत्यय के कितने भेद पड़े थे? दो, एक तो कृत प्रत्यय और एक क्या है बताओ? तदित प्रत्यय। जो कृत प्रत्यय वो क्या होता है कि वे प्रत्यय जो क्रिया शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। क्या कह देते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। तो कृत प्रत्यय के हमने कितने भेद पढ़े थे? 5 भेद पढ़े थे। कितने भेद थे? 5। और उसमें से हमारा पहला हो चुका था कर्तरीवाचक कृत प्रत्यय। कौन सा हो चुका था? कर्तरीवाचक कृत प्रत्यय, जिसका अर्थ ये होता था कि वे प्रत्यय जो क्रिया शब्दों के अंत में लगकर कर्तावाचक शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्या बताओ? कर्तरीवाचक कृत प्रत्यय। अब हम दूसरा जो भेद पढ़ेंगे वो है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। क्या? कर्मवाचक कृत प्रत्यय। तो दूसरा हम भेद पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा कौन सा है? कर्मवाचक कृत प्रत्यय। तो इसमें क्या होगा कि वे प्रत्यय जो क्रिया शब्दों के अंत में लगकर कर्मवाचक या कर्म का अर्थ देने वाले शब्दों का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाएंगे? कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाएंगे। यानी वे प्रत्यय जो क्रिया शब्दों के अंत में लगकर, क्या कि वे प्रत्यय जो क्रिया शब्दों के अंत में लगकर क्रिया शब्दों के अंत में लगकर कर्मवाचक शब्दों का निर्माण करते हैं, कर्मवाचक शब्दों का निर्माण करते हैं, कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है। अब इसमें हमें प्रत्यय लिखने कौन कौन से होते हैं कर्मवाचक में? तो देखो, इसमें एक तो ये प्रत्यय लिखना है ओना। क्या लिखना है? ओना प्रत्यय। इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, एक तो खिलौना और दूसरा है बिछोना। एक तो खिलौना और एक शब्द क्या लिखा? बिछोना। तो कल मैंने आपको समझाया था कि प्रत्यय कैसे लगाते हैं। तो यानी इसमें क्रिया कौन सी है भाई? खेलना। लेकिन प्रत्यय जब जोड़ते हैं तो उससे पहले हम क्रिया को किस में बदल देते हैं? धातु में। ठीक है। तो खेलना में कौन सी धातु हो जाएगी? खेल। और खेल के पीछे अपन ओना जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? खिलौना। तो ये बताओ क्या बनेगा? खेलना प्लस क्या? ओना बराबर क्या है? खिलौना। अब मैंने आपको समझाया था कि यदि क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर बनने वाला शब्द यदि व्यक्ति है तो वो कर्ता में होगा, और यदि वह वस्तु है तो या तो वो करण में होगी या फिर किस में होगी? कर्म में। तो यानी खिलौना जो है वो किसका अर्थ दे रहा है? यहाँ कर्म का अर्थ दे रहा है। ऐसे ही बताओ, ये क्या है बताओ? बिछोना। तो ये क्या होगा? बिछना प्लस क्या? ओना। बिछना प्लस क्या? ओना। बिछाना नहीं, क्रिया क्या होती है? बिछना। ठीक है। क्योंकि बिछाना ये तो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। तो बिछना प्लस ओना बराबर क्या हो जाएगा? बिछोना। अब बिछोना भी क्या है? हम बिस्तरों को कहते हैं। तो ये भी क्या है बताओ? वस्तु। इसलिए वस्तु है तो हम इनको किस में रखेंगे? कर्म में।
तो ओना प्रत्यय से जो ये दो शब्द बने खिलौना और बिछौना, किस कर देते हैं? कर्म का। इसलिए कौन से प्रत्यय हो जाएंगे? कर्मवाचक कृत प्रत्यय। एक होता है इसमें नी, जैसे ओढ़नी। अब ओढ़नी कैसे बनेगा बताओ? ये बना है ओढ़ना प्लस नी से। अब ओढ़ना में हम नी प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी? ओढ़नी, क्योंकि ओढ़ना क्या है? क्रिया। जब इसको धातु बनाएंगे तो मैंने बताया था ना, जब क्रिया शब्दों के हम धातु बनाते हैं तो किसको हटा देते हैं? ना को। तो इसमें से ना हटा तो धातु क्या बनी? ओढ़, और ओढ़ में नी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ओढ़नी। ऐसे ही एक शब्द है सूंघनी। ये क्या बनेगा बताओ? ये बनेगा सूंघना सूंघना प्लस नी, यानी जब सूंघना में से ना हटाएंगे धातु सूंघ और सूंघ के पीछे नी प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? सूंघनी। क्या हो जाएगा? सूंघनी। तो ओढ़नी और सूंघनी ये वस्तु हैं, और वस्तु हैं तो फिर ये किस में आ जाएंगी भाई? कर्म में। किस में आ जाएंगी? कर्म में। ठीक है। एक इसमें जो प्रत्यय आता है वो आता है ना, और इसमें एक तो गाना और एक खाना। अब देखो ऐसा लगता है कि एक क्रिया शब्द हो, लेकिन ध्यान रखना वास्तव में गाना और खाना दो क्रिया शब्द ऐसे हैं जो क्रिया के रूप में तो कम और कर्म के रूप में ज्यादा प्रयुक्त होते हैं। जैसे अपन एग्जाम्पल देते हैं, देखो कर्म का हम पता कैसे लगाते हैं, ये आपको सीखना है, कौन सा शब्द कर्म है या नहीं है। तो ध्यान रखना, जैसे कोई भी शब्द का अपन पता लगाते हैं तो उसका सीधा सा फॉर्मूला ये होता है कि हम कोई भी क्रिया के साथ उनको जोड़ कर देखेंगे। तो जैसे क्रिया शब्द के हम कौन लगाकर प्रश्न करते हैं तो कर्ता का पता लगता है, और यदि क्रिया शब्द के साथ क्या लगा के प्रश्न करें तो फिर किसका पता लगता है? कर्म का। जैसे बालक पुस्तक पढ़ता है, अब इसमें हमको कर्म का पता लगाना है तो हम पढ़ता है क्रिया के साथ क्या जोड़ेंगे? क्या पढ़ता है? पुस्तक। तो पुस्तक क्या हो गया? कर्म। अब मैं कहता हूं कि मोहन बिछोना बिछोता है, बिछाता है। मोहन क्या? बिछोना बिछाता है। तो मैं पूछूंगा बताओ क्या बिछाता है? तो क्या का उत्तर क्या आया? बिछोना। तो जो क्या का उत्तर आता है वो हमेशा क्या होता है? कर्म। ठीक है। बालक मेले से खिलौना लाया, बालक मेले से खिलौना लाया, तो लाया क्रिया के साथ में क्या जोड़ूंगा बताओ? क्या लाया? खिलौना। तो खिलौना क्या हो गया? कर्म। क्या हो गया? कर्म। अब ऐसे ही मैं कहूं कि बालक गाना गाता है, बालक गाना गाता है, तो इसमें गाता है वो क्या बताओ? क्रिया। इसके साथ हम क्या लगाएंगे कि भाई क्या गाता है? गाना। क्या खाता है? खाना। तो गाना और खाना ये दोनों ऐसे क्रिया शब्द हैं, वो क्रिया के रूप में कम और कर्म के रूप में ज्यादा प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इनको हमने किस में जोड़ा है? कर्मवाचक कृत प्रत्यय में। किस में जोड़ा है? कर्म। और इसमें होता क्या है कि गाना में से हम ना को हटाएंगे तो गा धातु बन जाएगी, और गा के पीछे फिर ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? गाना और खाना। ठीक है। तो अगर टुकड़े भी करना पड़े तो इसका क्या बनेगा बताओ? गाना प्लस ना, और इसका क्या बनेगा? खाना प्लस क्या? ना। अब आप समझ गए कि जब भी हम क्रिया को धातु बने तो ना हट जाता है, तो गा और खा ये धातु है, इनके पीछे ना प्रत्यय जोड़ा। तो कर्मवाचक में आपको ये तीन ही प्रत्यय मिलेंगे, ओना, नी और ना, यानी ओना, ना और नी। ये तीनों प्रत्यय किसके रूप में प्रयुक्त होते हैं? कर्म। जो उदाहरण लिखा दिए ये पर्याप्त है, इनको आप ढंग से पढ़ लेना, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। किसकी बात कर रहा हूं मैं? कर्मवाचक कृत प्रत्यय की। ठीक है। तीसरा होता है क्या बताओ? करणवाचक कृत प्रत्यय। यानी तीसरा भेद कौन सा होता है? करणवाचक कृत प्रत्यय। तो इसकी क्या परिभाषा होगी कि वे प्रत्यय जो क्रिया शब्दों के अंत में लगकर, करण का मतलब होता है साधन का बोध कराने वाले शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? करणवाचक कृत प्रत्यय। तो क्या हुआ बताओ? क्या लिखेंगे कि वे प्रत्यय जो क्रिया शब्दों के अंत में लगकर, क्रिया शब्दों के अंत में लगकर करणवाचक शब्दों का बोध कराते हैं, शब्दों का
बोध कराते हैं, उन्हें करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। करणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। अब देखो, इसमें मैंने लिखा, देखो ऐसा नहीं है नी उधर भी है और नी क्या है, इधर भी है। ठीक है, तो कहने का मतलब कोई भी प्रत्यय वो सब में मिल सकता है। अब हम कोई छोटे क्लास में नहीं पढ़ रहे कि नी के कोई 5 उदाहरण लिखो, यानी वहां हमने नी पढ़ा, ओढ़नी पढ़ा, सूंघनी पढ़ा, तो कर्म थे। अब यहां नी के अपन उदाहरण पढ़ेंगे तो नी से बनने वाले शब्द क्या क्या होने चाहिए, साधन, और जो साधन का बोध कराएगा वही तो क्या है, करण, यानी करण का मतलब क्या होता है, साधन। तो जैसे नी के उदाहरण लिखे अपन ने, लेखनी, क्या बताओ, लेखनी, तो ये बताओ किससे बना है, लिखना प्लस नी, यानी लिखना क्रिया के पीछे हमने नी प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना, लेखनी। कैसे बताएंगे बताओ, ना हटाएंगे धातु लिख, लिख में नी जोड़ा तो क्या बताओ, लेखनी। ठीक है, ऐसे ही एक शब्द बनाया हमने कतरनी, तो बताओ ये किससे बनेगा, क्रिया है कतरना, और कतरना के पीछे नी लगाएंगे तो बताओ कतरना का धातु बनाएंगे तो धातु क्या बन जाएगी, कतर, और कतर के पीछे हम नी प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कतरनी। और आप जानते हो लेखनी ये एक साधन है जो लिखने की क्रिया में हम काम में लेते हैं, और कतरनी किसे कहते हैं, कैंची को। अगर किसी चीज को हमें कतरना है तो हमारे पास एक साधन होना चाहिए, और वो कौन सा है, कतरनी। कौन सा है, कतरनी। ठीक है, तो ये किसका बोध कराते हैं, साधन का, इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे, करणवाचक। क्या कहेंगे, करणवाचक। तो बिल्कुल आपको याद रखना है करण क्या होता है, कर्म क्या होता है, कर्ता क्या होता है। आगे चले, न, बेलन, तो बताओ ये कैसे बनेगा कि बेलना प्लस न, बेलना प्लस क्या, न। अब बेलना में से ना हटाएंगे तो धातु क्या बन जाएगी, बेल, और बेल के पीछे न प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बेलन। ऐसे ही बताओ क्या है, खुरचन। अब बताओ क्रिया क्या है इसमें, खुरचना, क्रिया क्या है, खुरचना, और खुरचना में से हम ना हटाएंगे तो धातु क्या हो जाएगी, खुरच, और खुरच में न प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, खुरचन। तो यानी बेलने की क्रिया करनी है तो हमारे पास कौन सा साधन होना चाहिए, बेलन, और खुरचना की क्रिया करनी है तो फिर अपने पास क्या होना चाहिए, खुरचन। क्या होना चाहिए, खुरचन। एक और है ढक्कन। अब ये बनाए ढकना प्लस न से, ढकना प्लस न। अब नियमानुसार तो ये ढक्कन बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, ढक्कन, लेकिन ढक्कन की जगह ये क्या बन गया, ढक्कन। ये भी साधन है, ढकने की क्रिया करनी है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ढक्कन होना ही चाहिए। समझ में आया, चलो और देखते हैं। ऊ, झाड़ू, क्या लिखा, झाड़ू, तो बताओ ये क्या है, बताओ, मैंने कल समझाया था ना, झाड़ना प्लस क्या, ऊ बराबर क्या बनेगा, झाड़ू। तो झाड़ना में से ना हटाएंगे तो धातु क्या बनेगी, झाड़, और झाड़ में ऊ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, झाड़ू। और झाड़ू भी एक साधन ही है, क्योंकि झाड़ने की क्रिया करनी है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, झाड़ू होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही इसमें अगर अपन आगे बात करें तो आ प्रत्यय, और इसमें बचा झूला और ठेला। अब बताओ झूला क्या बनेगा, मैंने कल बताया था ना कि झूलना प्लस आ, यानी झूलना के पीछे आ प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, झूला, और झूला क्या है, झूलने की क्रिया करनी है तो ये किसके रूप में, साधन। और ठेलना प्लस आ, ठेलना प्लस आ बराबर क्या बनता है, ठेला। और आप भी जानते हो झूला और ठेला ये दोनों किसका काम करते हैं, साधन का। किसका काम करते हैं, साधन का। तो ये हम ऐसे ही बुहारी, बुहारना प्लस ई बराबर क्या हो जाएगी, बुहारी। तो ये भी क्या है बताओ, साधन। तो हमें यह समझना है, केवल भेदों के बारे में जाना है कि करणवाचक कृत प्रत्यय होते क्या है। तो वह प्रत्यय
जो क्रिया के लगे तो वो तो हो गए कृत, और बनने वाला शब्द यदि करण या साधन का अर्थ देता है तो उसे हम कह देते हैं, क्या बताओ, करणवाचक क्या, कृत प्रत्यय। ठीक है, अगला हम तो ये झूला, ठेला, झाड़ू, बेलन, खुरचन, ढक्कन, लेखनी, कतरनी, ये सब किसका अर्थ देते हैं, साधन का। किसका अर्थ देते हैं, साधन का। इसलिए हम इन्हें क्या कह देते हैं, करणवाचक क्या बताओ, कृत प्रत्यय। क्या कह देते हैं, करणवाचक क्या, कृत प्रत्यय। ठीक है, अगला हम प्रत्यय लिखेंगे, कौन सा बताओ, भाववाचक कृत प्रत्यय। क्या लिखेंगे, भाववाचक कृत प्रत्यय। ठीक है, तो कल मैंने आपको समझाया था, अगर बनने वाला शब्द प्रत्यय से क्रिया शब्दों के पीछे प्रत्यय लगे, यदि बनने वाला शब्द व्यक्ति है तो वो कर्तरी में यानी कर्ता में जाएगा, और यदि वो वस्तु है तो किस में जाएगा, करण और कर्म में। लेकिन बनने वाला शब्द व्यक्ति भी नहीं है और वस्तु भी नहीं है, तो फिर उसे किस में ले जाना, भाववाचक कृत प्रत्यय में। किसमें, भाववाचक कृत प्रत्यय में। तो देखो, जो हम संज्ञा पढ़ते हैं तो संज्ञा के तीन भेद होते हैं, एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक जातिवाचक संज्ञा, और एक क्या बताओ, भाववाचक संज्ञा। क्या होती है, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक में जो संज्ञा होती है उसमें कुछ भाव आते हैं, जैसे भूख है, प्यास है, घृणा है, ईर्ष्या है, प्रेम है, दया है। ठीक है, ये भाव है। इसके अलावा जो जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं उनके पीछे यदि हम प्रत्यय जोड़ देते हैं तो कौन सी बन जाती है, भाववाचक संज्ञा। और विशेषण शब्दों के पीछे प्रत्यय जोड़ते हैं तो भी कौन सी बनती है, भाववाचक संज्ञा। और क्रिया शब्दों के पीछे प्रत्यय जोड़कर भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है क्या, कि भाववाचक संज्ञा यानी जब क्रिया शब्दों के पीछे हम प्रत्यय लगाएंगे, ठीक है, और बनने वाला शब्द क्या है बताओ, किसके अंदर कहलाएगा, वो भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब है, क्या अर्थ हुआ इसका, कि वे प्रत्यय जो क्रिया शब्दों के अंत में लगकर, क्रिया शब्दों के अंत में लगकर भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं, भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं, भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। यानी वे प्रत्यय जो किसके पीछे, क्रिया शब्दों के अंत में लगकर भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं, भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा, आई, पढ़ाई, लिखाई। तो बताओ ये किससे बनाए, ये बनाए पढ़ना प्लस किससे, आई से। तो पढ़ना क्या है बताओ, क्रिया, और आई प्रत्यय लगाया तो क्या हो गया, पढ़ाई। पढ़ाई क्या व्यक्ति है क्या, नहीं। वस्तु है क्या, नहीं। तो फिर किस में रखेंगे, भाववाचक संज्ञा। मैंने कहा, फिर से बता रहा हूं कि कुछ याद रहे या नहीं रहे, आपसे यदि वो कोई भी प्रश्न देता है परीक्षा में कि बताओ इसमें भाववाचक का यानी कृत प्रत्यय का कौन सा भेद है, तो सीधा है कि व्यक्ति है तो वो कर्ता में होगा, वस्तु है तो कर्म और करण में होगा, और व्यक्ति भी नहीं है और वस्तु भी नहीं है तो फिर किस में कर देना उसको, भाववाचक में। किस में कर देना, भाववाचक में। ऐसे ही लिखना प्लस आई बराबर क्या हो जाएगा, लिखाई। तो ये क्या हो गया, लिखना प्लस क्या, आई। इस आई की जगह आवट भी आ सकता है, जैसे लिखावट, सजावट। तो बताओ ये लिखना प्लस क्या हो जाएगा, आवट। क्या हो जाएगा, लिखना प्लस क्या, आवट। और ये क्या हो जाएगा, सजना प्लस क्या, आवट। तो मैंने क्या समझाया कि जब भी हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्रिया का धातु बना देते हो, तो लिख के पीछे आवट प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लिखावट। और सजना के पीछे आवट प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सजावट। अब ये भाव इसलिए
कि देखो जैसे कई बार अपन देखते हैं, जैसे कहते हैं अरे उसकी लिखावट बहुत अच्छी है या उसकी लिखाई अच्छी है, तो इसका मतलब यह है कि वो हमें अच्छी इसलिए लग रही है कि शायद वो हमारी बुरी है, इसलिए उसकी क्या बताओ अच्छी। अगर हमारी राइटिंग या लेख उससे अच्छा है तो हम कभी ये बात नहीं कहेंगे। तो इसलिए ये भावों पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? भावों पर। तो पढ़ना प्लस आई पढ़ाए, लिखना प्लस आए लिखाए, और लिखना प्लस आवट लिखावट, सजना प्लस आवट क्या? सजावट। किस में आएंगे? भाववाचक में। और देखो ए, ये इंपॉर्टेंट प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? ए। जैसे जीत, हार, खेल, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से आपसे प्रश्न यदि पूछा जाएगा तो देखो, अब तक तो हम जब सब किसी शब्द के पीछे प्रत्यय जोड़ते तो प्रत्यय जोड़ने पर उसका आकार बढ़ता है, और ये जो है प्रत्यय एक ऐसा प्रत्यय, इसको जब जोड़ते तो उल्टा शब्द का आकार क्या? घटता है। ठीक है, जैसे ये कैसे बताओ? ये है जीतना प्लस ए। अब मैंने आपको क्या समझाया था कि भाई कोई भी क्रिया शब्द के पीछे हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो पहला उसका क्या बनाते हैं? धातु। तो ना हटाएंगे तो क्या बन गया? जीत। और जीत के पीछे ए जोड़ेंगे तो अरे जीता नहीं, क्या? जीत। क्यों? क्योंकि इसका ए हट जाएगा, ये इसमें जुड़ जाएगा। यहां ए प्लस ए आ नहीं होता, यानी जीतना की धातु बनाएंगे तो जीत, और जीत में ए जोड़ेंगे तो इस तय का ए हट जाएगा, ये ए जुड़ जाएगा, तो जीत का क्या रह जाएगा? जीत। ऐसे ही बताओ ये क्या बनेगा? हारना प्लस ए तो क्या हो गया? हार। ये क्या हो जाएगा बताओ? खेलना प्लस क्या? ए बराबर क्या हो जाएगा? खेल। तो ऐसा नहीं, आपसे पूछ ले निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, और ऐसे शब्द आ जाए जीत है, हार है, खेल है, तो सोचो हाँ इनमें नहीं है, क्योंकि इनमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट शब्द हैं ये। ठीक है, ए प्रत्यय इसमें बहुत ही क्या है? इंपॉर्टेंट शब्द है। यानी जीत, हार, खेल, इनके अंदर कौन सा प्रत्यय होता है? ए। और ऐसा कोई शब्द परीक्षा में आ जाए कि आपको कोई प्रत्यय नहीं दिख रहा है तो एक बार ए प्रत्यय लगा के देख लेना, क्योंकि जीत, हार, खेल ये किसका बोध कराते हैं? भाव का। किसका बोध कराते हैं? भाव का। ठीक है, और लिखो आव, चुनाव, घुमाओ। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? चुनना प्लस आओ, चुनाव। और ये क्या हो जाएगा? घूमना प्लस आओ बराबर क्या हो जाएगा? घुमाओ। और देखो औती, कौन सा प्रत्यय? औती। बताओ कटौती तो क्या हो जाएगा? कटना प्लस क्या? औती तो कटौती का भाव। ऐसे ही क्या है बताओ? चुनौती तो क्या हो जाएगा? चुनना प्लस क्या? औती बराबर क्या हो जाएगा? चुनौती। ऐसे ही मनोती, मनना प्लस औती। एक होता है तय, बताओ क्या है? बचत। तो बचना प्लस तय बचत, बढ़ना प्लस तय क्या हो जाएगा? बढ़त। तो बचत, बढ़त, इनके भाव भी किसके अंदर आते हैं भाई? भाववाचक के अंदर। किसके अंदर आते हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो सिंपल याद रखना है आपको, इसमें क्या याद रखना है कि वे प्रत्यय जो क्रिया शब्दों के अंत में लगे और बनने वाला शब्द यदि किसका? भाववाचक संज्ञा का निर्माण करता है, क्रिया से बना होना चाहिए, तो हम कह देंगे वहां भाववाचक क्या बताओ? कृत प्रत्यय। ठीक है, बहुत सारे उदाहरण इसके हैं, लेकिन हमें यहां केवल इतना याद रखना है कि प्रश्न दो तरीके से आएगा। या तो आपको कोई शब्द देगा, बताएगा निम्नलिखित शब्द में कौन सा प्रत्यय, या फिर आपसे प्रत्ययों के भेद, तो वो भेदों की समझ आपसे आनी चाहिए। ठीक है, चलो
अब देखो जो पांचवा हमारा भेद है, कौन सा भेद है? पांचवा, ठीक है। उसमें एक तो क्या होता है कि मैंने बताया था विशेषणवाचक। कुछ बुक जो है ग्रामर की या बोर्ड की, उनमें लिखा हुआ है क्रियाबोधक। क्या लिखा होता है? क्रियाबोधक। तो वो क्रियाबोधक में तो कुछ होता नहीं है। क्रियाबोधक तो साधारण सा होता है कि भाई ऐसे क्रियाबोधक प्रत्यय, वो प्रत्यय जो क्रिया शब्दों के अंत में लगकर क्रिया का ही बोध कराते हैं, क्या होते हैं? क्रियाबोधक होते हैं। क्या होते हैं? क्रियाबोधक। और उसमें एक उदाहरण होता है हुआ, और ये कुछ नहीं, जैसे पढ़ता हुआ, रोता हुआ, गाता हुआ, ऐसे होता है, ठीक है। तो पीछे क्या लग रहा है भाई? हुआ लग रहा है। क्या लग रहा है? हुआ। लेकिन इनका कोई महत्व नहीं है। अब जो ये विशेषणवाचक हैं, कौन से हैं भाई? विशेषणवाचक हैं। इसके अंदर दो तीन ऐसे एग्जाम्पल हैं परीक्षा की दृष्टि से जो पूछे जा सकते हैं। तो इसमें एक तो लिखना है इत प्रत्यय। कौन सा है? इत। इसके दो एग्जाम्पल लिखने, एक तो लिखित और एक पठित। क्या लिखना है? पठित, ठीक है। इसमें तो कौन सी क्रिया है बताओ? लिखना प्लस क्या? इत। और मैंने आपको कहा था कि लिखने को ही संस्कृत में हम क्या बताओ? लेखन बोल देते हैं। ऐसे ही पढ़ने को क्या बोल देते हैं हम? पठित। क्या बोल देते हैं? अरे पढ़ने को क्या बोल देते हैं? पठित बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पठित। अब मैंने कहा था कि या तो इसे पढ़ना कर लो या इसे पठन कर लो, और ये पठन पठ की वो अर्थ दे रहा है तो इसे अपन कर लेंगे पठन प्लस इत। क्या? पठित। और मैंने कहा ना, लिखना में से ना हटता है तो लेखन में से न हटेगा, पढ़ना में से ना हटता है तो पठन में से न, और पठ में, पठ धातु में इत जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पठित। क्या हो जाएगा? पठित। अब ये लेखना और लेखन और पठन ये क्या है बताओ? क्रिया। तो क्रिया शब्दों के पीछे प्रत्यय लगा है। बनने वाला शब्द क्या है बताओ? विशेषण। क्योंकि जैसे मैंने कल कहा था ना कि अगर हम ये कहें लिखित परीक्षा, तो लिखित शब्द यानी लिखित तो इसमें विशेषण है, और परीक्षा क्या है बताओ? विशेष। तो लिखित किसका काम कर रहा है? यहाँ विशेषण का। किसका काम कर रहा है? विशेषण का। ऐसे ही मैं कहूंगा पठित गद्यांश। क्या? पठित गद्यांश। तो इसका मतलब यह है कि ये गद्यांश कैसा है? पठित है। दो तरह के होते हैं, एक तो पठित होते हैं और एक के क्या होते हैं? अपठित। तो पठित शब्द भी क्या बताता है बताओ? विशेषता। इसलिए क्या कहलाएंगे? ये विशेषण, ठीक है। अब इसमें जो दूसरा इंपॉर्टेंट प्रत्यय होता है वो होता है अनीय। क्या होता है? अनीय, ठीक है। और इसमें आपको एक तो ये लिखना है पठनीय और एक लिखना है कथनीय। इंपॉर्टेंट ये है पठनीय। क्या है ये? पठनीय। अब देखो इसमें प्रत्यय पूछता है, वो क्या पूछता है? प्रत्यय, कि पठनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो देखो ये पठनीय बनेगा। पहले तो आप इसमें क्रिया निकालो, तो मैंने अभी बताई थी पठन। कौन सी क्रिया होगी? पठन। अब पठन के पीछे हम अनीय जोड़े। क्या जोड़े? अनीय। तो मैंने क्या समझाया था कि पठन में से पहले क्या बताओ? ने हटाएंगे, धातु बनाएंगे बताओ? पठ। क्या बनाएंगे? पठ। अब पठ में ए जुड़ेगा तो ए किस में जुड़ जाएगा? ठे में। समझाया था ना कि किसी भी प्रत्यय का यदि पहला वर्ण स्वर है तो शब्द के अंतिम स्वर के स्थान पर लग जाता है। तो ए ठेके में लग गया तो ये ठहरा, और इसमें निये जुड़ गया। क्या जुड़ गया? निये। तो ये शब्द क्या हो गया? पठनीय। लेकिन कुछ पुस्तकों में ये अनीय के स्थान पर निये होता है। क्या होता है? निये। अब निये भी अगर हम पठ में जोड़ेंगे तो भी क्या बनेगा? पठनीय, क्योंकि इस ऐसे तो कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। ए होगा तो उस ए को हटा देगा, और व्यंजन होगा तो ये जो के तो जोड़ेगा, ए नहीं हटेगा। तो यानी चाहे निये जोड़ो चाहे अनीय जोड़ो, सब तो क्या बनेगा? पठनीय। अब परीक्षा में प्रश्न आता है कि पठनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि जो पठनीय शब्द है उसमें हम यदि प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो याद रखना है कि अगर विकल्प में अनीय दे रखा है तो पहले आपको अनीय करना है। अगर अनीय विकल्प में नहीं है तो फिर क्या कर दोगे? निये कर दोगे। क्या कर दोगे? निये। लेकिन याद रख लेना वहां एक और विकल्प में आपको ईए मिलेगा। क्या मिलेगा? ईए। तो याद रख लेना ये जो प्रत्यय है ये नहीं लगेगा इसमें। क्यों? क्योंकि क्या है बताओ? पैठ है न प्लस क्या? ईए। ऐसा जोड़ते तो विद्यार्थी कंफ्यूज होता है कि ईए जोड़ेंगे तो ये पठनीय ही हो जाएगा। अरे धातु बनाएंगे पहले क्रिया का। क्या बनाएंगे? धातु। अब ईए जोड़ो तो ये पठीय बनेगा, न कि पठनीय। इसलिए
ध्यान रखना, पठनीय या कथनीय शब्द आ जाए, आपसे प्रत्यय पूछे तो आपको क्या करना है, अनीय प्रत्यय। क्या करना है, अनीय। और यदि अनीय विकल्प में नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो, नीय। ये प्रत्यय तो आपको हम तदित में पढ़ाएंगे, जैसे भारत के पीछे ई लगाएंगे तो भारतीय, नगर के पीछे ई लगाएंगे तो नगरीय। धातु के पीछे ये प्रत्यय नहीं लगता है, तो कौन सा लगता है, या तो अनीय लगता है, अनीय विकल्प में नहीं है तो फिर आप क्या बताओ, नीय कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये शब्द था अपना, क्या बताओ, पठनीय। तो क्या हो जाएगा, ये पठन प्लस क्या, अनीय। और ये कथनीय क्या हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा बताओ, कथन प्लस क्या, अनीय। कथन माने कहना होता है। तो ये दो शब्द हैं, यहां से कई बार प्रश्न पूछ लेता है, इसलिए हमने थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया। विशेषणवाचक प्रत्यय, विशेषणवाचक क्या था, ये कृत प्रत्यय, यानी वे प्रत्यय जो क्रिया शब्दों के अंत में लगकर विशेषणवाचक शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं, विशेषणवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। तो ये हुआ हमारा कौन सा प्रत्यय, कृत प्रत्यय। अब नंबर आता है दूसरा किसका, तदित का। किसका आता है, तदित प्रत्यय का। तदित प्रत्यय, तो कल बताया था ना कि वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं, तदित प्रत्यय। तो लिखो परिभाषा, यानी वो तो किसके साथ लग रहे थे, क्रिया के साथ, और ये किसके साथ लगेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। ठीक है। तो वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, तदित प्रत्यय कहलाते हैं। कौन से, तदित प्रत्यय क्या कहलाते हैं। अब नीचे लिखो, तदित प्रत्यय के छह भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, छह। यानी कृत के तो कितने थे, 5, और तदित कितने होते हैं, 6। अब ये 6 भेद कौन कौन से होते हैं, तो पहला लिखेंगे इसमें हम कर्तृवाचक तदित प्रत्यय। कर्तृवाचक क्या, तदित प्रत्यय। नंबर 2 भाववाचक तदित प्रत्यय। नंबर 3 संबंधवाचक तदित प्रत्यय। नंबर 4 ऊनतावाचक तदित प्रत्यय। और नंबर 5 अपत्यवाचक तदित प्रत्यय। अपत्यवाचक क्या बताओ, तदित प्रत्यय। और नंबर 6
स्त्री बोधक तदित प्रत्यय। नंबर 6 कौन सा है? स्त्री बोधक क्या? तदित प्रत्यय। क्लियर? तो इस तरह से जो हमारा तदित प्रत्यय होता है उसके कितने भेद होते हैं? 6। पहला क्या होता है बताओ? कर्तरीवाचक तदित प्रत्यय। दूसरा क्या होता है? भाववाचक। तो देखो उसमें हमने पढ़े थे कर्तरी, कर्म और करण। तो कर्म और करण नहीं है इसमें। कर्तरी के बाद सीधा किस पे जाते हैं अपन? भाववाचक पर। किस पर जाते हैं? भाववाचक पर। तो याद रखना कर्तरीवाचक में यहां और वहां में क्या अंतर आया कि वहां तो था कर्तरीवाचक कृत प्रत्यय, या है कर्तरीवाचक तदित प्रत्यय। तो वहां तो क्या है कि कर्ता बना था किससे बताओ? क्रिया से। यहां जो कर्ता बनेगा वो किससे बनेगा? संज्ञा सर्वनाम विशेषण। अर्थात वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम व विशेषण शब्दों के अंत में लगकर कर्तावाचक शब्दों का निर्माण करेंगे वो क्या होंगे? कर्तरीवाचक तदित प्रत्यय। ठीक है। अगला आया क्या बताओ? भाववाचक। तो देखो मैंने कहा था ना कि भाववाचक जो संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा के प्रत्यय लगाकर भी बना सकते हैं, सर्वनाम के प्रत्यय लगाकर भी बना सकते हैं, और विशेषण के पीछे प्रत्यय लगाकर भी हम क्या बताओ? भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। और क्रिया से तो हमने बना ही ली। तो कहने का मतलब है जब क्रिया के साथ प्रत्यय लगेगा जब तो होगा कृत प्रत्यय। कौन सा? भाववाचक। और जब भाववाचक संज्ञा किससे बने? संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों के पीछे प्रत्यय लगाकर यदि हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेंगे तो क्या हो जाएगा? भाववाचक क्या बताओ? तदित प्रत्यय। इसमें संबंधवाचक शब्दों का निर्माण होगा। तो संबंध बना, जो संबंध को प्रदर्शित करेंगे ऐसे शब्द इसमें होंगे, इसलिए इसे क्या कह दिया? संबंधवाचक। क्या होगा? संबंध। और एक तरीके से ये विशेषण का भी अर्थ देते हैं, इसलिए कुछ पुस्तकों में इसका दूसरा नाम क्या दे रखा है? विशेषणवाचक। लेकिन विशेषण के साथ साथ वो किसको बताता है? संबंध को। ठीक है। अगला है ऊनता। ऊनता का मतलब होता है लघुता। याद रखना है ऊनता का मतलब क्या होता है? लघुता। शब्दों को समझना है। अर्थात ये ऐसे प्रत्यय हैं जो किसी शब्द के साथ लगेंगे तो वो शब्द किसी बड़े का अर्थ देगा, लेकिन जैसे ये प्रत्यय लगेगा तो बड़े से क्या हो जाएगा? छोटा। जैसे पहाड़। अब इसके पेच हम ई प्रत्यय लगाएं तो क्या बन जाएगी? पहाड़ी। इसका मतलब क्या हुआ कि पहाड़ तो बड़ा हो गया और पहाड़ी क्या हो गई? छोटी। इसलिए यानी लघु किस कर देंगे? छोटे कर देंगे। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? ऊनता। और अपत्य का मतलब होता है संतान। याद रखना है अपत्य का मतलब क्या होता है? संतान। यानी ऐसे प्रत्यय जो किसी के साथ लगकर उसकी संतान का बोध कराएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? अपत्यवाचक। और ऐसे प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्दों का क्या बना देंगे? स्त्रीलिंग बना देंगे तो उन्हें कहेंगे हम क्या बताओ? स्त्री बोधक तदित प्रत्यय। अतः तदित प्रत्यय कितने भेद होते हैं? 6। बताओ पहला कौन सा है? कर्तरीवाचक। दूसरा कौन सा है? भाववाचक। तीसरा कौन सा है? संबंधवाचक, ऊनतावाचक, अपत्यवाचक और स्त्री बोधक। अब एक एक को लेते हैं। पहला लिया हमने कर्तरीवाचक तदित प्रत्यय। क्या लिया? कर्तरीवाचक क्या? तदित प्रत्यय। तो बताओ मैंने क्या परिभाषा लिखाई थी? सिंपल है कि वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम यानी वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम संज्ञा सर्वनाम व विशेषण शब्दों के अंत में लगकर संज्ञा सर्वनाम व विशेषण शब्दों के अंत में लगकर कर्तावाचक शब्दों का निर्माण करते हैं। शब्दों का निर्माण करते हैं कर्तरीवाचक तदित प्रत्यय कहलाते हैं। कर्तरीवाचक क्या? तदित प्रत्यय कहलाते हैं। कहलाते हैं। ठीक है।
तो बिल्कुल ये अपन को याद रखना है कि वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगकर क्या है, कर्तावाचक शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं, कर्तरीवाचक तदित प्रत्यय। फॉर एग्जाम्पल अपन को लिखना है इसमें सबसे पहले आर, और इसके उदाहरण लिखने, एक तो लुहार और एक सुनार। ठीक है, ये हमने दो एग्जाम्पल लिखे। अब बताओ ये लुहार जो है, लुहार किससे बना है, ये बना है लोहा प्लस आर। क्या बना, लोहा प्लस क्या, आर। और ये सुनार किससे बना बताओ, सोना प्लस आर। यानी जो लोहे का काम करता है वो तो कौन है बताओ, लुहार, और जो सोने का काम करता है वो कौन है, क्या, सुनार। तो बिल्कुल जो लोहे का काम करता है, यानी इसलिए काम को करने वाला, क्रिया करने वाला ही तो क्या होता है, कर्ता। यानी ये लोहे का कार्य करता है, इसलिए इसे क्या कह दिया, लुहार। ये सोने का कार्य करता है, इसलिए इसे क्या कह दिया, सुनार। और लुहार और सुनार क्या है बताओ, व्यक्ति हैं। और मैंने कहा व्यक्ति है तो फिर वो किस में होगा भाई, कर्ता में। अगर ये लोहे का काम नहीं करता तो इसे लुहार क्यों कहते हैं, ये सोने का काम नहीं करता तो इसे सुनार क्यों कहते हैं। तो यानी ये संज्ञा, लोहा और सोना क्या है, संज्ञा। अतः संज्ञा शब्दों के अंत में लगकर बताओ किसका, कर्तावाचक शब्दों का क्या कर रहे हैं, निर्माण। इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे, कर्तरीवाचक तदित प्रत्यय। अब आर के साथ अगर हम चाहें तो एक कार भी जोड़ दें। ठीक है, अब जैसे ये सुनार तो तद्भव है, तत्सम में यही क्या हो जाएगा, स्वर्णकार। क्या हो जाएगा, स्वर्णकार। ऐसे ही जो चमड़े का काम करता है उसे चर्मकार, क्या, चर्मकार। और जो घड़े बनाने का काम करता है उसे क्या कहेंगे, कुंभकार। ठीक है, तो बताओ ये स्वर्ण प्लसकार, स्वर्णकार, चरम प्लसकार, चरमकार, कुंभ प्लसकार, क्या हो गया, कुंभकार। अर्थात ये बनाने का कार्य करते, इसलिए इसे स्वर्णकार कह दिया, इसे चरमकार, अब ये कुंभकार। अर्थात ये है तो व्यक्ति, और व्यक्ति है तो फिर किस में आ गए, कर्ता में। और ये कार्य करते हैं इसलिए इन्हें ये नाम दिया गया है। तो इसे हम किस में रखेंगे, कर्तरीवाचक क्या, तदित प्रत्यय में। और देखो एरा, लखेरा, बताओ ये क्या होगा, लाख प्लस क्या, एरा। अबे लुटेरा में तो क्रिया है लूटना, यहां क्रिया नहीं आनी चाहिए, यहां संज्ञा शब्द आनी चाहिए। तो लाख प्लस एरा बराबर क्या हो जाएगा, लखेरा। यानी जो लाख का काम करता है वो क्या हो जाएगा, लखेरा। ठीक है, एक शब्द होता है कसेरा, तो ये किससे बनता है, ये बनता है कांसा प्लस एरा से। यानी जो कांसा धातु होती है उसका काम करता है, इसलिए क्या है, ये क्या है, कसेरा। ठीक है, एक शब्द होता है घसेरा, जिसे घसियारा भी कहते हैं, ये बनेगा घास प्लस एरा। यानी जो घास खोदने का काम करता है वो कौन है, घसेरा। जो लाख का काम करता है वो क्या है, लखेरा। जो कांसे का काम करता है उसे अपन ने क्या कह दिया, कसेरा। तो कहने का मतलब है कि ये कोई ना कोई व्यक्ति है, और व्यक्ति को हम किसके अंदर रखते हैं, कर्ता में। और ये कार्य करते हैं, ये क्रिया करते हैं, इसीलिए इनका ये नाम पड़ा है। तो क्या याद रखना है कि संज्ञा शब्दों के पीछे प्रत्यय लगाकर यदि कर्तावाचक शब्दों का हम निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, कर्तरीवाचक तदित प्रत्यय। और देखो ई, बताओ क्या बना, तेली। किससे बना बताओ, तेल प्लस क्या, ई। यानी ये तेल का काम करता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, तेली। एक होता है माली, तो बताओ ये कैसे बनेगा, ये बनेगा माला प्लस ई। यानी ये माला बनाने का काम करता है, इसलिए क्या है बताओ, ये माली। क्या है, ये माली। ठीक है, तो ये कोई ना कोई व्यक्ति है, इसलिए किस में आ रहे हैं, ये कर्ता में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं, ये कर्ता में। तो तेली, माली, लखेरा, ये जितने भी अपन ने प्रत्यय पढ़े ये किसी न किसी शब्द के पीछे लगकर, ठीक है। और जो शब्द बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, कर्ता का अर्थ देने वाले बन रहे हैं। और लास्ट में ये रामबाण प्रत्यय किसी के पीछे भी लगा दो वाला, जैसे दूध वाला, तो दूध के पीछे वाला लगा दिया, तो जो दूध का काम करता है वो दूध वाला।
जो फल बेचने का काम करता है वो फल वाला, सब्जी बेचने का काम करता है वो क्या बताओ, सब्जी वाला। तो अब ये व्यक्ति हो गए, क्या हो गए, व्यक्ति हो गए। ठीक है, इसलिए ये प्रत्यय ऐसे हैं जो कर्ता का अर्थ देने वाले शब्दों का निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कह देते हैं, कर्तरीवाचक क्या बताओ, तदित प्रत्यय। नंबर सेकंड इसमें आता है क्या बताओ, भाववाचक तदित प्रत्यय। क्या आता है, भाववाचक क्या बताओ, तदित प्रत्यय। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको समझना है। समझना क्या है कि देखो जो भाववाचक संज्ञा होता है वो मैंने कहा था ना आपको कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है वो तो अर्थहीन होती है, उसमें तो कहां प्रत्यय लगाएंगे, जब अर्थ ही नहीं है तो प्रत्यय तो वो होता है ना जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे। तो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है वो तो अर्थहीन होती है, उसमें प्रत्यय नहीं लगता। तो यानी जातिवाचक संज्ञा के पीछे हम प्रत्यय लगाते हैं तो वह जातिवाचक संज्ञा किस में बदल जाती है, भाववाचक संज्ञा में। जैसे पशु किस कौन संज्ञा का उदाहरण है, जातिवाचक का। अब इसमें हमने ता प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया, पशुता। अब ये किस में चल जाएगी, भाववाचक में। किस में चल जाएगी, भाववाचक में। ठीक है, ऐसे ही जो सर्वनाम शब्द है उनके पीछे भी हम प्रत्यय लगाएं, जैसे निज और निजता। तो निजता में अपनापन का भाव हो गया ना। तो कहने का अर्थ यह है कि संज्ञा सर्वनाम इनके पीछे हम प्रत्यय लगाते हैं तो भाववाचक संज्ञा बन जाती है। लेकिन याद ये रखना है कि प्रत्यय लगाने से दो चीजें बनती हैं, या तो बनती है भाववाचक संज्ञा या बनता है विशेषण। यानी प्रत्यय से दो बनते हैं, या तो क्या बनती है, भाववाचक संज्ञा और विशेषण। जातिवाचक जो संज्ञा है उससे हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं और विशेषण बना सकते हैं। सर्वनाम से भी हम क्या बताओ, भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं और विशेषण बना सकते हैं। लेकिन विशेषण के पीछे प्रत्यय लगाएंगे तो केवल क्या बनेगी, भाववाचक संज्ञा। ध्यान क्या रखना है, यदि हम विशेषण शब्दों के पीछे, मैंने कहा ना प्रत्यय से दो बनते हैं, या तो बनती है भाववाचक संज्ञा या बनता है क्या बताओ, विशेषण। अगर हम जातिवाचक संज्ञा के पीछे प्रत्यय लगाएंगे तो कहने का बनने वाला जो शब्द है वो विशेषण भी हो सकता है और भाववाचक संज्ञा भी हो सकती है। लेकिन अगर हम भाववाचक संज्ञा के पीछे प्रत्यय लगाएंगे, किसके पीछे, भाववाचक के, तो केवल विशेषण बनेगा, क्योंकि भाववाचक तो वो है, प्रत्यय से दो बनते हैं, या तो भाववाचक संज्ञा या विशेषण। तो जातिवाचक संज्ञा से तो दोनों बढ़ जाते हैं, भाववाचक संज्ञा बन जाती है और विशेषण बन जाता है। लेकिन भाववाचक संज्ञा से केवल और केवल क्या बनेगा, विशेषण। सर्वनाम से दोनों बनेंगे, भाववाचक संज्ञा बन जाएगी और क्या बताओ, विशेषण ही बन जाएगा। लेकिन विशेषण से केवल क्या बनेगी, भाववाचक संज्ञा ही बनेगी। और क्रिया से भी दोनों बन जाते हैं, क्या, भाववाचक संज्ञा बन जाती है और विशेषण बन जाता है। लेकिन दो का याद रखना है कि यदि भाववाचक संज्ञा के पीछे प्रत्यय लगाएंगे तो केवल क्या बनेगा, विशेषण। क्लियर। और यदि विशेषण के पीछे प्रत्यय लगाएंगे तो केवल क्या बनेगी, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो भाववाचक तदित प्रत्यय, इसे कहने का मतलब है यहां से प्रश्न आता है, इस तरीके से उस प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हो। ठीक है, तो भाववाचक तदित प्रत्यय में यह हुआ कि वे प्रत्यय है ना, वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम व विशेषण शब्दों के अंत में लगकर भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं, भाववाचक तदित प्रत्यय कहलाते हैं। भाववाचक तदित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल कैसे। ता
पशुता, मानवता। ठीक है, अब देखो पशु के पीछे हमने ता प्रत्यय लगाया। पशु में कौन संज्ञा है? जातिवाचक। मानव में कौन संज्ञा है? जातिवाचक। लेकिन पशुता और मानवता है वो किसका अर्थ देते हैं? भाव का। किसका देते हैं? भाव का। तो इसमें कौन संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक। बनाई किससे? जातिवाचक से। तो हम कह देंगे ये किसके हैं? भाववाचक तदित प्रत्यय के उदाहरण है। किसके हैं? भाववाचक क्या? तदित। ऐसे ही देखो त्वय, निजत्व, अपनत्व, ममत्व। तो बताओ ये निज, अपना और मम ये क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। निज के पीछे निजत्व लगाया तो निजता का भाव हो गया। ठीक है, ता भी लगा सकते हैं, ता हिंदी का होता है तो संस्कृत का होता है। ऐसे ही बताओ अपना के पीछे लगाया तो अपनत्व का भाव हो गया, और मम संस्कृत का सर्वनाम है, मम माने मेरा, तो किसका हो गया बताओ? ममत्व का भाव हो गया। किसका भाव हो गया? ममत्व का। तो ये किससे बनाया हमने? सर्वनाम शब्दों से। कौन संज्ञा बनाई है? भाववाचक संज्ञा। और मैंने बताया था कि विशेषण शब्दों के पीछे यदि हम प्रत्यय लगाएंगे तो फिर वो तो क्या होगा बताओ? भाववाचक संज्ञा ही होगी। बताओ अच्छा विशेषण है, इसके पीछे प्रत्यय लगाया तो क्या हो गया? अच्छाई। बुरा के पीछे लगा दिया तो क्या हो गया? बुराई। भला के पीछे लगा दिया तो क्या हो गया? भलाई। अब अच्छा, बुरा, भला ये क्या है बताओ? विशेषण। और मैंने कहा ना कि विशेषण के पीछे यदि प्रत्यय लगा है तो वह शब्द किसका उदाहरण होगा? भाववाचक संज्ञा का। किसका होगा? भाववाचक संज्ञा का। आस, बताओ क्या? मिठास। तो क्या हुआ ये? मीठा प्लस क्या? आस बराबर क्या हो गया? मिठास। ऐसे ही क्या होता है? खटास। क्या होता है? खटास। अब देखो अगर मीठा के पीछे अपन आई प्रत्यय लगाएं तो क्या बन जाता है? मिठाई। मीठा प्लस आई बराबर क्या बन जाता है? मिठाई। लेकिन वो भाववाचक संज्ञा में नहीं आएगा, क्योंकि भाववाचक संज्ञा क्या होती है? मैंने कहा था ना, भाववाचक संज्ञा भाव वो होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, केवल क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। मिठाई, खटाई, मिठाई तो दुकान पर रखी हुई देखते हैं ना हम, तो देख सकते हैं। इसलिए मिठाई तो किसका होता है? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। किसका है? जातिवाचक संज्ञा का है। और मिठास और खटास ये भाव हैं। ये क्या है? भाव। देखा नहीं जा सकता। जैसे कहते हैं ना, अरे उसकी बोली में बड़ी क्या है बताओ? मिठास है। तो इसका मतलब कोई चक्के थोड़ी देखा है, हमें उसकी बोली अच्छी लगी तो हमने उसे क्या कह दिया? मिठास। अरे उनके दिलों में तो अब क्या पड़ गई? खटास पड़ गई। तो ये शब्द किस में आते हैं? भाव में। तो ध्यान रखना, इसमें अब बने किससे? मिठास किससे बनाए? मीठा से। खटास किससे बनाए? खट्टा। और खट्टा मीठा क्या है बताओ? विशेषण। और खटास और मिठास में कौन संज्ञा हो गई? भाववाचक संज्ञा। कौन सी हो गई? भाववाचक संज्ञा। तो हम कह देंगे कि बिल्कुल कि ये विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाई है। तो मैंने कहा ना, संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के पीछे प्रत्यय लगाकर जब हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं तो क्या बन जाता है? भाववाचक तदित प्रत्यय। ऐसे ही देखो आपा, बुढ़ापा, और क्या बताओ? मोटापा। तो बताओ ये किससे बनाए? बूढ़ा प्लस क्या? आपा। और बूढ़ा में कौन संज्ञा है? जातिवाचक। ऐसे ये क्या है बताओ? मोटा क्या है बताओ? विशेषण। मोटा प्लस आपा बराबर क्या बन गया? मोटापा या मोटापा, एक ही बात है। ठीक है, तो ये जो शब्द हैं वो किससे बना रहे हैं हम? संज्ञा सर्वनाम व विशेषण शब्दों के पीछे लगाकर हम किसका निर्माण कर रहे हैं? भाववाचक संज्ञा का। इसलिए इन्हें क्या कहा जाएगा? भाववाचक तदित प्रत्यय। और देखो पन, बचपन, छुटपन। तो बताओ ये किससे बना? ये बना बच्चा प्लस पन, क्या हो गया? बचपन। ये किससे बना? छोटा प्लस क्या? पन बराबर क्या बन गया? छुटपन। ठीक है, तो बच्चे में कौन संज्ञा है? जातिवाचक। और छोटा क्या है बताओ? विशेषण। तो मैंने कहा ना कि संज्ञा सर्वनाम वह विशेषण शब्दों के
पीछे प्रत्यय लगाकर हम जब भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं तो उसे ही हम कहते हैं क्या बताओ, भाववाचक क्या बताओ, तदित प्रत्यय। क्या कहेंगे उसे, भाववाचक तदित प्रत्यय। नंबर तीसरा क्या, संबंधवाचक। क्या, संबंधवाचक तदित प्रत्यय। अब देखो आपको संबंध और भाव में अंतर करने में ही समस्या आ सकती है, थोड़ी सी यहां कठिनता है, तो ध्यान से समझेंगे कि बिल्कुल भाववाचक संज्ञा और विशेषण में अर्थ समझना है। ठीक है, कि भाववाचक संज्ञा तो क्या होती है और विशेषण क्या होता है। यदि ये अर्थ आपको समझ में आ गया तो ये भेद भी आपको आसानी समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप अंत, क्योंकि मैंने कहा दोनों प्रत्यय से बन जाते हैं, लेकिन आपको देखना है। मैं आपसे पूछूं गर्मी क्या है बताओ, विशेषण है या संज्ञा है? देखो इसका अपन पता कैसे लगाएंगे। जैसे मैंने शब्द लिखा गर्मी, क्या लिखा, गर्मी, और एक शब्द लिख दिया मैंने गरम। अब आप देखो ये गरम तो पानी की विशेषता बता सकता है, ये गर्मी किसी की विशेषता बताता है क्या? नहीं। तो गर्मी में कौन संज्ञा होगी, भाववाचक, और गर्म क्या हो गया बताओ, विशेषण। तो यानी जो विशेषता बताता है उसे हम क्या कह देते हैं, विशेषण। तो कोई शब्द विशेषण है या नहीं है, ये हम उसको लगा के देखेंगे किसी शब्द के साथ। अगर वो किसी शब्द की विशेषता बता रहा है तो वो विशेषण है, और नहीं बता रहा है तो क्या हो जाएगा, तो फिर वो क्या है बताओ, भाववाचक संज्ञा। तो इस तरह से आपको समझना है। ये अपन देखेंगे, संबंधवाचक को देखेंगे अपन नेक्स्ट यानी अगले क्लास में।